Hello and welcome to today's video lesson. Dear students, today we are going to discuss about ode. Ode is also called a lyric poem and it's a presentation from Knowledge Diary by your host RK Sharma. साथियों, हमने आने वाले लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आप जो प्रविष्ट होते हैं उसके दृष्टिगत इस वीडियो का निर्माण किया गया है और निश्चित रूप से आपको ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा, जिसमें हम ओड के बारे में विस्तार से जान सकेंगे, समझ सकेंगे और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आज हम बात कर रहे हैं ओड की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज एन ओड। ओड क्या है, इसके बारे में अपन जान रहे हैं। Ode is a long lyric poem that is serious in subject and treatment, elevated in style, and elaborate in stanzaic structure. So, जो इस तरह की कोई पोएम हो जिसमें सीरियस सब्जेक्ट हो, उसकी स्टाइल एलिवेटेड हो, स्टैंजैक स्ट्रक्चर उसका एलेबोरेट हो, that is called an ode. Often, ode is found in the form of an address and it is sometimes used to commemorate an important public occasion. So, ode is also written in the form of an address. Now, where was ode originated? So, when we go back, we find ode is originated in Greece like its parent from lyric, कि जैसे लिरिक का निर्माण हुआ वैसे ही ओड का निर्माण हुआ. The prototype was established by the Greek poet Pindar, whose ode were modeled on the songs by the chorus in Greek drama. कि पहले क्या है, ग्रीक ड्रामा में कुछ जो सॉन्ग हुआ करते थे जो कोरस में यानी ग्रुप में गाए जाते थे, तो उनके ऊपर जो ग्रीक पोइट पिंडर था वो कविताएं लिखता था एंड बाद में ये जो है ओड के रूप में उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया. तो इसमें क्या होता था देखते हैं अपन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओड? It is exalted in subject matter and elevated in tone and style. The poet is serious both in the choice of his subject and in the manner of its presentation. देखिए, इसका जो कवि जब भी इसको निर्माण करता है तो उसका विषय और उसका प्रस्तुतिकरण बहुत गंभीर प्रकृति का होता है. ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है. For example, the difference between the style of Wordsworth's poems on simple country scene and incidents, that of his sublime ode on the intimation of immortality. जब हम वर्ड्सवर्थ की पोइम्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो गांव के छोटे छोटे जो सीन होते हैं और जो उसके साथ जो घटनाएं होती हैं उनका प्रस्तुतिकरण जो इस तरीके से किया गया है, वो वर्ड्सवर्थ की एक अलग स्टाइल है ओड की. और यहाँ से हम इसको जान सकते हैं कि उसका जो सब्जेक्ट का चॉइस था और उसका प्रेजेंटेशन था वो रिमार्केबल था. देन इट इज लॉन्गर देन द लिरिक प्रॉपर, फॉर द इमोशन इट एम्बॉडीज इज ऑफ ए काइंड that admits of development.
It may be full of deep and sincere emotion, but its expression is expected to be much more consciously elaborate, impressive and diffuse. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये लिरिक्स से थोड़ा लंबा होता है और इसमें जो इमोशंस जो दी जाती हैं, एवरी पोइम हैज इमोशंस, तो वो एक विशेष प्रकार का को स्वीकार, मतलब एक विशेष तरीके में हमारे सामने प्रस्तुति की जाती है। और ये इमोशंस बहुत गहरी होती है, जिनको हम बहुत सचेत रूप में प्रभावपूर्ण तरीके से हम ओड में प्राप्त करते हैं। Unlike other forms of words, it is often addressed directly to the being or object it treats of. The opening lines sometimes contain an apostrophe or appeal, which is characteristics of whole treatment of the poem. तो जैसे दूसरे वो गीत हुआ करते हैं जिससे उसको एड्रेस किया गया है, जैसे पी.बी. शैली का ओ वाइल्ड वेस्ट विंड या और कोई जो है उसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो उस तरीके से इसमें होता है। जैसे देखिए पी.बी. शैली ने ओड टू वेस्ट विंड में लिखा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो एक उसका एड्रेस करने का डायरेक्ट एड्रेस करने का उसका तरीका हो गया। कीट्स का ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ये इसकी एग्जाम्पल, ये उसको एड्रेस किया गया है अर्न को। टेनिसन्स टू वर्जिल, वो कहता है रोमन वर्जिल दाउ दैट सिंगेस्ट। तो ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स वेयर द ओड इज द वर्स इज एड्रेस्ड डायरेक्टली। नेक्स्ट देखिए कि sometimes the ode has for its theme an important public event like a national jubilee, the death of a distinguished personage, the commemoration of the founding of a great university. तो ओड की जो थीम होती है वो एक पब्लिक इवेंट, जैसे नेशनल जुबली हो या कोई विशेष व्यक्ति की मौत हो गई है या हम कोई बड़े विश्वविद्यालय का जो है स्थापना कर रहे हैं, उसके लिए भी ओड को लिखा गया है। इसके एग्जांपल्स देखिए, मार्वेल्स अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, टेनिसन्स ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये इसके एग्जांपल्स हैं जिसमें हम किसी विश्व यूनिवर्सिटी के स्थापना पे या किसी की मौत पे या नेशनल जुबली पे भी ये ओड जो है वो लिखे गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ ओड। ओड के टाइप्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हम ओड देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओड। द फर्स्ट वन इज the Horatian or the Lesbian. The second is the Pindaric or Dorian or the regular ode. And the third one, the irregular or the Cowleyan ode. तो ये 3 तरह के ओड जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं, and we are also going to discuss them one by one. First of all, we are going to discuss about the Pindaric ode. Pindaric ode के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। Pindaric ode is known as Pindaric due to its brilliant use by the Greek classical poet Pindar, and the time of Pindar was 552 BC to 442 BC. तो Pindaric ode ग्रीक कवि पिंडर के द्वारा लिखे जाने और प्रयोग किए जाने के कारण इसको पिंडरिक ओड कहा जाता है। इट इज नॉन एज डोरियन ड्यू टू द डायलेक्ट
dialect of the district in which it arose. पिंडरिक ओड को डोरियन ओड इसलिए कहा जाता है कि ये जिस क्षेत्र में जन्मा था उसकी एक विशेष प्रकार का जो बोली का प्रभाव था उसकी वजह से भी इसको डोरियन ओड कहा जाता है, पिंडरिक ओड को। इट इज कॉल्ड रेगुलर बिकॉज इट follows a regular structure of strophe, antistrophe and epode. इसे रेगुलर ओड इसलिए कहा जाता है कि इसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 बातें आती है, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और इपोड। इनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो इसकी वजह से भी इसको पिंडरिक ओड को रेगुलर ओड कहा जाता है। तो पिंडरिक ओड का है, एक तो पिंडर ने इसको यूज किया, एक इसको डोरियन इसलिए कहा जाता है कि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक भाषा का प्रभाव था, और रेगुलर इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्ट्रॉफ, एंटी-स्ट्रॉफ और इपोड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता था। द पिंडरिक ओड वॉज कोरिक एंड संग टू द अकम्पनीमेंट ऑफ अ डांस। पिंडरिक ओड जो था वो कोरस में गाए जाते थे और इसके साथ डांस हुआ करता था। पिंडरिक ओड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड by Ben Jonson's ode to the immortal memory and friendship of that noble pair, Sir Lucius Carey and Sir H. Morrison, 1629। उसमें भी इसका यूज किया गया है। Historic structure of Pindaric ode. Now we are going to discuss here about the structure of Pindaric ode. इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था? The Pindaric ode consists of 3 stanza pattern. 3 stanza होते थे इसमें, इसका एक पैटर्न होता था। तो देखिए क्या होता था, स्ट्रॉफ, ये फर्स्ट स्टेंजा होता था। ड्यूरिंग द रेसिटेशन ऑफ इट द डांसर मेक्स ए टर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट स्टेंजा में राइट टू लेफ्ट की तरफ जो है वो डांसर जाता था while singing, reciting the ode. Then anti-strophe, ये सेकंड स्टेंजा होता था। The dancer makes a counter turn from left to right. पहले right to left हुआ था और फिर अब left to right हो गया। And the third is epode, which is sung in third stanza. During the recitation of epode, the dancer stands still, कि वो सीधा खड़ा रहता था और गाता रहता था। तो ये 3 जो है इसके स्ट्रक्चर होते थे पिंडरिक ओड के। आगे देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पिंडरिक ओड में हम बात करते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रॉफ एंड एंटी स्ट्रॉफ एंड ईपोड could be repeated by number of times in an ode of this type. It is repeated thrice in Gray's odes, The Progress of Poesy and the Bard, which are the most successful imitation of this form. थॉमस ग्रे की जो ओड्स हैं, जो प्रोग्रेस ऑफ पोइजी और बार्ड है, जिसमें भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ पिंडरिक ओड में द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रॉफ एंड एंटी स्ट्रॉफ एंड द ईपोड कुड बी रिपीटेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स इन एन ओड ऑफ दिस टाइप। It is repeated thrice in Gray's odes, The Progress of Poesy and the Bard, which are the most successful imitation of this form. Pindar's odes were encomiastic. That is, they were written to praise and glorify someone. In the instance of Pindar, the ode celebrated a victorious athlete in Olympic Games. तो इकोमियास्टिक इसको इसलिए कहा जाता है कि ये किसी की प्रेज में और ग्लोरीफाई करने के लिए लिखा जाता था। और पिंडर जो है उसने एक जो विक्टोरियस एथलीट हुआ करते थे ओलंपिक गेम्स में, उनकी प्रशंसा में भी पिंडर कवि ओड लिखा करते थे। अब आती है होरेशियन ओड। पहले हम
पिंडरिक ओड की बात कर चुके हैं, अब हम होरेशियन ओड की बात कर रहे हैं। Horatian ode is originally modeled on the matter, tone and form of the odes of the Roman Horace. रोमन हॉरेस जो थे, जो 65 BC से 8 BC तक रहे, उनकी टोन फॉर्म पर आधारित होरेशियन ओड होते हैं। In contrast to the passion, visionary boldness and formal language of Pindar's odes, many Horatian odes are calm, meditative, and colloquial. This form was popularized by two great Roman writers, Horace and Catullus. Horace और Catullus ने Horatian ode की इस स्टाइल को अडॉप्ट किया और इंग्लिश लिटरेचर में इसको पॉपुलराइज किया। It is also known as Lesbian ode, named after the island of Lesbos, where it originally flourished. तो देखिए, हॉरेशियन ओड जो था वो लेस्बोस आइलैंड पे इसको जो है वहां पर जन्म हुआ था इसका, इस वजह से इसको लेस्बियन ओड भी कहा जाता है। आगे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ होरेशियन ओड क्या होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। It consists of a number of short stanzas similar in length and arrangement. These stanzas are usually homostrophic, that is, written in a single repeated stanza form. The treatment is direct and dignified, and the thought clearly developed. The works of Horace, in particular, served as a model to English imitators of the form, and the English odes of this type are commonly known as Horatian odes. तो ये इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हुआ करते थे। होमोस्ट्रॉफिक होता था, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म हुआ करता था इसमें, इसकी वजह से इनको होरेशियन ओड भी कहा गया है। द इर्रेगुलर ओड, जो थर्ड टाइप है वो irregular ode की है। The irregular ode was also called as Cavalian ode, was introduced in 1656 by Abraham Cole. 1656 में अब्राहम कोले ने इस ओड को इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से इनको कवेलियन ओड या irregular ओड कहा जाता है। दो नाम इसके हो गए। He imitated the Pindaric style and matter, but disregarded the recurrent stanzaic pattern in each strophic triad. Instead, he allowed each stanza to establish its own pattern of varying line, strength, number of lines, and rhyme scheme. तो ये इसमें विशेष बात हुआ करती थी। This type of irregular stanzic structure, which is free to alter in accordance with shifts in subject and mood, has been the most common for the English ode ever since. Wordsworth's ode Intimation of Immortality, which was written in 1807, is the representative of irregular or Cavalian ode. तो ये हम इसमें देखते हैं। Thank you for your time. Stay tuned with our channel Knowledge Diary. Have a nice learning.